Hi students, today we start with the revision of next question answers of the sample paper. So we start with the question number 21. 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दो कंपाउंड गिवन दे रखे हैं। एक में एक क्लोरो ग्रुप है, वो डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे कंपाउंड के अंदर जो क्लोरो ग्रुप है वो रिंग की साइड चेन के साथ अटैच है। कहता है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड दी SN2 रिएक्शन एंड किस वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। कहता है जिसमें जो क्लोरो ग्रुप है वो साइड चेन के साथ जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा टुवर्ड दी SN2 रिएक्शन। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है ये क्या है, प्राइमरी हेलाइड है। इसमें जो हैलोजन है वो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। एज रिजल्ट कहता है ये SN2 रिएक्शन को फास्टर शो करेगा। जबकि कहता है यहाँ पे जो क्लोरो ग्रुप है ये सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण जो SN2 रिएक्शन है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाती है। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें सेम स्टेप के अंदर ही सारी रिएक्शन चलती है। यहाँ से बैक साइड से क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। ये वन स्टेप की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे भी हमें दो कंपाउंड गिवन दे रखे हैं। एक में हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ क्लोरो ग्रुप जुड़ा है एंड दूसरे में बेंजीन रिंग के साथ क्लोरो के साथ साथ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा है। कहता है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वाई, वो हमें बताना है। यहाँ पे कहता जिसमें नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा है क्लोरो ग्रुप के साथ साथ वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ से क्लोरो ग्रुप का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एज अट कहता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा, फास्टर शो करेगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी हमें दो कंपाउंड गिवन दे रखे हैं। कहता है इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा एंड क्यों होगा, वो हमें बताना है। दैट इज़ कहता है ये वाला जो सेकंड कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इसमें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है वो क्या है, कायरल कार्बन है। यहाँ पे कायरल कार्बन होने के कारण ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन, कहता हमें बताना है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। कहता जो सैलिसिलिक एसिड है ये कैसे रिएक्शन शो करता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ एसिडिक मीडियम के अंदर। उस दौरान कहता है ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी। यहाँ पे कहता है जो OH ग्रुप है यहाँ से H पॉजिटिव आइन है वो बाहर निकलेंगे एंड जो H पॉजिटिव आइन बाहर निकले हैं वो हमारे पास एसिडाइल ग्रुप के साथ मिलके क्या बना लेंगे, कार्बोजाइलिक एसिड बना लेंगे। एंड कहता जो दूसरा एसिटाइल ग्रुप है वो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह जाके लग जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा जिसको हम एस्प्रिन बोलते हैं एंड साथ में एस्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज फिनोल इज ऑक्सीडाइज विद सोडियम डाइक्रोमेट इन दी एसिडिक मीडियम। कहता जो फिनोल है इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता उस दौरान बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज एनिसोल इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइडस अल्मीनियम क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी, दैट इज एनिसोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा होता है एंड इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, मिथाइल क्लोराइड के साथ कराई है एनहाइडस अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है ये जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये जाके कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल की फॉर्मेशन होगी, साथ में पैरा मिथाइल एनिसोल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज गिव वन केमिकल टेस्ट एज एन एविडेंस टू शोर दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो कम्प्लेक्स के बंदे रखे हैं। कहता है हमें केमिकल टेस्ट के साथ ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमर है। जब कहता हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इस वाले कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, उस दौरान वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के। जबकि कहता जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है इसकी जब हम रिएक्शन शो करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, उस दौरान वाइट PPT की फॉर्मेशन है वो नहीं होती है, जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी गिवन दे रखी है।
दैट इज़ क्या था, यहाँ पे जो फर्स्ट कम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के पीपीटी मिलेंगे, जबकि जो दूसरा कम्प्लेक्स है जब इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उस दौरान वाइट कलर के पीपीटीज है वो नहीं बनते हैं। दैट मीन्स क्या था, जो फर्स्ट वन है ये क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमर होगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें दो कम्प्लेक्स गिवन दे रखे हैं। कहते हैं जो निकल का क्लोरीन के साथ कम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि निकल का जो कार्बोनिल के साथ कम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक है। कहते हैं जबकि होती दोनों की क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कहता है इन दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर है निकल का गिवन दे रखा है, दैट इज़ 28। फर्स्ट हम निकल का जो क्लोरीन के साथ कम्प्लेक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एज रिजल्ट कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है निकल की वो क्या होगी, 3d8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो कहता है यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसके कारण कहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। एंड ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो निकल का कार्बोनिल के साथ कम्प्लेक्स है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो 0 होती है। एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, 3d8 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। बट यहाँ पे कहता है जो कार्बोनिल है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। एज अल्ट कहता है यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बचता है, जिसके कारण ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। एंड इसकी भी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होने के कारण टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ये शो करता है। नेक्स्ट इज, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। कहता है हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आयरन 3 आयन की, किस बेसिस के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस के ऊपर। जब कहता है ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स को बनाएगा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, सेकंड इज वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। यहाँ पे कहता है हमें एटॉमिक नंबर है आयरन का गिवन दे रखा है, दैट इज 26। कहता है जब आयरन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा होगा उस दौरान वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करेगा, T2G5Eg0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करेगा। बिकॉज कहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे जो सप्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल की वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट इज़ T2G एंड Eg में एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में जंप नहीं करते, वो नीचे ही क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, T2G5Eg0 आएगी। ऑन दी अदर हैंड जब कहता है जो आयरन है ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा उस दौरान कहता है वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण जो सप्लिटिंग एनर्जी है, एनर्जी गैप है T2G में एंड Eg एनर्जी लेवल में वो क्या होता है, कम होता है। एनर्जी गैप कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, T2G3Eg2 यहाँ पे क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।